Hello, my dear friends. A very good evening to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, लाइफ स्किल सब्जेक्ट की ये हमारी क्लास नंबर 7 है और मैंने आपको कहा था कि लगभग 10 क्लासेस में पूरा सिलेबस पूरा करूंगी लाइफ स्किल सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, ये आपकी 9 क्लासेस में ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, यानी आज की क्लास के बाद 2 क्लासेस और आएगी और आपका पूरा सिलेबस जीवन कौशल विषय का उनमें पूरा हो चुका होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, बिना कुछ छोड़े हुए। ठीक है दोस्तों, तो आपके हर एग्जाम जहां भी ये चैप्टर पूछा जाता है, चाहे वो रीट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट, सी टेट का एग्जाम हो, जहां भी आपका दंड और पुरस्कार ये टॉपिक पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी होगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी, छोटी सी और दमदार क्लास की। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी ना कभी पुरस्कार तो पाया होगा और पुरस्कार नहीं पाया तो दंड तो जरूर कभी ना कभी आपको मिला होगा, चाहे वो किसी परिवार के सदस्य से या आपको आपके शिक्षक से। दंड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक जिसको डांटना डपटना वो मानसिक होता है, और शारीरिक जिसमें आपके स्टिक से पिटाई हो, ठीक है, चोट पहुंचाई जाए आपको शारीरिक तरीके से, तो वो शारीरिक दंड होता है। आगे हम जानेंगे जब प्रकार के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगी कितने प्रकार के दंड होते हैं। तो दंड पर जाने से पहले हम पुरस्कार की बात करेंगे। पुरस्कार क्या है? तो पुरस्कार को अगर एक जनरल सी लैंग्वेज में हम जानना चाहे, पुरस्कार क्या करता है? किसी भी व्यक्ति में या बच्चे में, बालक बालिकाओं में उनको अच्छे कार्य करने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। मोटिवेशन का चैप्टर कल पूरा किया था, आप रिलेट भी कर पाएंगे। पुरस्कार मिलेगा तो बच्चा उस कार्य को फिर से करना चाहेगा, ठीक है, और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। तो हम सबसे पहले पुरस्कार से शुरू करेंगे और फिर बाद में दंड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पुरस्कार से हमारा क्या आशय है, पुरस्कार शब्द से ही हम क्या समझते हैं। तो पुरस्कार वह उद्दीपक है। क्या है? एक उद्दीपक है जो बालक बालिकाओं को कार्य करने की सकारात्मक भावना का विकास करता है। बालक बालिकाओं में कैसी भावना का विकास करता है? कार्य करने की सकारात्मक भावना का विकास करता है। क्या? पुरस्कार। पुरस्कार को हम दोस्तों एक प्रेरक के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये भैया मोटिवेट करता है बच्चे को कार्य करने के लिए, पुरस्कार। लेकिन कैसा प्रेरक है ये होता है बाहरीय प्रेरक, ठीक है। बाहरीय प्रेरक का कार्य करता है पुरस्कार, जो बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरस्कार आपने समझा, क्या बताया? एक ऐसा उद्दीपक जो कि सकारात्मक भावना का विकास करता है, बालक बालिकाओं के भीतर कार्य करने के लिए सकारात्मक भावना का विकास करता है। अब दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो कि हमको ध्यान रखनी है। पहली है रायबर्न महोदय के अनुसार। तो रायबर्न महोदय ने क्या कहा पुरस्कार के बारे में? इन्होंने कहा कि पुरस्कार बालक बालिकाओं में अच्छा कार्य करने की भावना को जागृत करता है। अच्छा कार्य करने की भावना को जो जागृत करे वही क्या है? पुरस्कार है। किसने कहा? रायबर्न ने। इसी तरीके से श्रीमती हरलोक मैडम जी ने क्या कहा? हरलोक मैडम ने क्या परिभाषा दी पुरस्कार की? तो इन्होंने कहा दोस्तों, पुरस्कार वांछित कार्य के प्रति एक सुखद सहचार्य स्थापित करने का साधन होता है। यानी सुखद सहचार्य स्थापित कैसे करेगा पुरस्कार? कि आपने कोई कार्य किया, अच्छा कार्य किया, वांछित कार्य किया और आपको उसके लिए पुरस्कार मिल गया, तो आपके मन में कैसा एक अनुभव पैदा होगा या कैसा सहचार्य स्थापित होगा? सुखद, ठीक है, सुखद अनुभव होगा। तो ये परिभाषा किसने दी? मैडम हरलोक ने। इसके बाद तीसरी है आपकी रॉबर्ट महोदय के अनुसार। तो रॉबर्ट महोदय के अनुसार पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं। अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं। किसने कहा? रॉबर्ट महोदय ने कहा कि पुरस्कार क्या करता है? व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं। समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से,
ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को अच्छे कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है वही क्या है, पुरस्कार है, जो कि उनको उस कार्य को करने के लिए फिर से प्रेरित रखता है। ठीक है, बिल्कुल। तो और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कि कक्षा में अगर आप अच्छे कार्य के लिए एक बच्चे को पुरस्कार दे रहे हैं तो बाकी जो बच्चे कक्षा के होते हैं, जो देखते हैं कि अच्छा इसने ये काम किया तो इसको पुरस्कार मिला, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हमें भी पुरस्कार चाहिए। ठीक है, अगर किसी को अच्छे आचरण के लिए आप पुरस्कार देंगे कक्षा में तो बाकी बच्चे भी उसको देख करके सोचेंगे कि हम भी आज से अच्छा व्यवहार करेंगे, हमें भी फिर पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो यानी जो बाकी बच्चे होते हैं उनको भी ये प्रेरित करता है उस एक वांछनीय कार्य को पूरा करने के लिए, या उस कार्य में उनको उनकी रुचि स्थापित करने में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, या श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उनको मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है पुरस्कार। समझ में आ गई? बहुत अच्छा। अब हम दोस्तों देखेंगे पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आधार पर हम पुरस्कार के 2 प्रकार देखेंगे, जिनमें पहला है मूर्त पुरस्कार, या आप इसको भौतिक कह सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा होता है दोस्तों अमूर्त पुरस्कार, यानी जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वह होगा आपका अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। ठीक है, पहला कौन सा है, भौतिक, दूसरा है सामाजिक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला क्या है, पहला प्रकार मूर्त और दूसरा होता है अमूर्त पुरस्कार। अब अच्छा, इससे ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मूर्त पुरस्कार या भौतिक पुरस्कार क्या होगा, जिसमें हमें पुरस्कार में क्या मिले, कोई वस्तु मिले, कोई सामग्री मिले, वो कैसी होगी, भौतिक होगी। अगर आपको कोई अच्छा कार्य करने पर चॉकलेट मिल रही है, वो कैसी है, मूर्त पुरस्कार है, आपके हाथों में है, वो वस्तु है। ठीक है, आपको आपके दादाजी कहते हैं कि अच्छा बेटा, अगर आपने इस बार अपनी कक्षा में टॉप किया तो मैं आपको साइकिल लेकर के दूंगा, तो आपके लिए जो वो साइकिल है वो क्या है, वो मूर्त पुरस्कार है। ठीक है, तो मूर्त पुरस्कार में क्या क्या आ जाएंगे, सारी वस्तुएं या सामग्री, जैसे कि मेडल हो सकता है, कोई शील्ड हो सकती है, कप हो सकता है ना, कोई भी आपकी वस्तुएं हो सकती है, या आपका प्रमाण पत्र हो सकता है। ये सभी कैसी सामग्री है, पुरस्कार की भौतिक सामग्री है, या मूर्त पुरस्कार है। आपसे पेपर में प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त पुरस्कार का उदाहरण है, तो 3 ऑप्शन उसमें मूर्त वाले मिलेंगे, एक अमूर्त वाला। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना होगा, यहाँ समझते हुए चलना होगा। दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया अमूर्त या अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। अब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में कार्य करते हैं, तो आपके जो हेड है उसने बोला कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको पदोन्नति मिलेगी, यानी एम्प्लॉय से आप इस कंपनी के क्या बन सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं, उसने बोल दिया। तो अब उसने अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पूरा किया, उसको इनाम में, पुरस्कार में उसको एक पदोन्नति उसको मिल गई। तो ये क्या था, पदोन्नति कोई दिखने वाली चीज थोड़ा ही है कि भैया जिस तरीके से साइकिल दिख रही थी आपके हाथ में थी, ऐसे थोड़ा ही आपको दिख रही है, वो तो अमूर्त है ना, अमूर्त है, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। उसके वो बात अलग है कि उससे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी उससे रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो कैसी है, अमूर्त है जो पुरस्कार आपको मिला। इसके अलावा दोस्तों अमूर्त पुरस्कार में आपकी अगर किसी ने प्रशंसा कर दी, वाह मेरे शेर बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये कैसा पुरस्कार है, ये भी तो पुरस्कार है, लेकिन कैसा, अमूर्त पुरस्कार है। सम्मान, शाबाशी, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, अमूर्त पुरस्कार है। अब अगर एक शिक्षक होने के नाते आपसे पूछा जाए कि बताओ जी आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा पुरस्कार देना बच्चों को ज्यादा अच्छा होता है, भौतिक या अमूर्त, या मूर्त या अमूर्त पुरस्कार आप बच्चों को ज्यादा देंगे, तो दोस्तों अमूर्त पुरस्कार को सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। क्योंकि अगर आप बच्चों को हमेशा कोई मूर्त वस्तु देंगे, है ना, मूर्त पुरस्कार देंगे, कभी उसको टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, कुछ ना कुछ ऐसा सामान दे दिया, तो बच्चा क्या करेगा, फिर उस वस्तु को पाने के लिए प्रयास करेगा, पढ़ने का उसके लिए उसको पढ़ेगा, ना कि समझने के लिए। ठीक है, तो वो उस वस्तु के लिए अपने आप
आपको अभिप्रेरित रखेगा, ना कि अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए मूर्त पुरस्कार को इतना अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि कभी कभी देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अमूर्त पुरस्कार जैसे कि बच्चे की प्रशंसा करना, उसके लिए क्लैप करवाना बाकी बच्चों से क्लास में, ठीक है, उसको सम्मान देना, शाबाशी देना, ये सर्वोत्तम पुरस्कार का प्रकार है, ठीक है, जो कि आपको भी अपने बच्चों को, यानी अपने स्कूल के बच्चों को, अपने बच्चे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, हालांकि उनको भी आप देते हैं तो भी ये अच्छी बात है, ठीक है, उनको भी अमूर्त पुरस्कार देना चाहिए। तो ये दोनों पुरस्कार के बारे में आपने जान लिया। अब पहले तो हमने देखे मनोविज्ञान के आधार पर पुरस्कार के भेद, अब हम देखेंगे दोस्तों व्यवहारिक गुणों या क्रिया के आधार पर पुरस्कार के भेद। तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से हो सकते हैं पुरस्कार। व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत यानी किसी एक स्टूडेंट ने कोई अच्छा कार्य किया है तो उसके लिए उस अकेले को सम्मानित करना, लेकिन अगर वो किसी एक टीम में कार्य कर रहा है, समूह में कार्य कर रहा है, उस समूह ने पूरे ने अच्छा कार्य किया है तो उसको सामूहिक पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पुरस्कार के प्रमुख उद्देश्य, यानी क्यों दिया जाता है पुरस्कार, इसके पीछे क्या उद्देश्य छिपा होता है एक शिक्षक का पुरस्कार देने के पीछे, ठीक है। पहला उद्देश्य है दोस्तों, पुरस्कार द्वारा बालक बालिकाओं में अनुशासन की भावना का क्या होता है, विकास होता है। किसकी, अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए भी आप इसमें पुरस्कार देते हैं। दूसरा है, इसके द्वारा बालक बालिकाओं में लक्ष्य के प्रति रुचि व प्रेरणा का विकास किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप उसको पुरस्कार देते हैं तो उसके लक्ष्य के प्रति उसमें रुचि और प्रेरणा का विकास होगा। इसके अलावा इसके माध्यम से क्रियाशीलता में वृद्धि की जा सकती है। एक बालक या बालिका के क्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए भी आप उस कार्य के प्रति ज़्यादा वो कार्य करेगा, ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, इसलिए भी आप उसको पुरस्कार दे सकते हैं। ये इसके पीछे का उद्देश्य होता है। समझ में आई बात, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। जैसे ही हमारे इस सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा होगा, तो जैसे हमने कंप्यूटर का एक पूरा टेस्ट लिया था जिसमें हमने हर एक चैप्टर के एमसीक्यू को एक मैराथन क्लास की तरह आपसे टेस्ट में पूछा था और बताया था कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन कौशल की जो 9 क्लास में आपको पूरा सिलेबस पूरा होगा, तो यानी जो 10वीं क्लास आपकी आएगी वो आपकी टेस्ट की आएगी, ठीक है। बीच में एक दिन का गैप आपको दूंगी ताकि आप रिवाइज कर पाए पूरा सिलेबस, 9 की 9 कक्षाओं को नोट्स बना ले, और फिर आपका 10वीं क्लास में मैं टेस्ट लूंगी, उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी और बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से उसमें रखूंगी एमसीक्यू, आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस, ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों पुरस्कार के प्रमुख लाभ। अब आप बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो उसके क्या लाभ होते हैं। पहला है दोस्तों, बच्चों के प्रदर्शन में सुधार आता है, ठीक है। बच्चों के प्रदर्शन में क्या होता है, सुधार आता है अगर आप उनको पुरस्कार देते हैं। उनको प्रेरणा मिलती है और बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि अगर अच्छा कार्य करेंगे तो हमें भी सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है, तो प्रेरणा मिलती है। तीसरा क्या है, बालक रुचि एवं इच्छा से कार्य करने लगता है। क्या करता है, बालक रुचि और इच्छा से कार्य करने लगता है। ये सारे लाभ होते हैं पुरस्कार के, समझ में आई। चलो आगे चले दोस्तों, पुरस्कार के दोष और हानियां भी देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, या हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर पुरस्कार भी अगर कहीं कहीं लाभ देता है तो वो हानि भी करता है। आप कहेंगे हानि कैसे हो सकती है मैम पुरस्कार से, तो देखिए अब आपको समझ में आएगा। पहली हानि या दोष क्या है पुरस्कार देने का, शिक्षण प्रक्रिया में पुरस्कार प्रदान कर नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर क्या करेगा, लक्ष्य के स्थान पर पुरस्कार की भावना का विकास बच्चे में हो जाएगा। वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए पढ़ेगा, चाहते या ना चाहते हुए भी। अगर आपके दादाजी ने आपको बोला कि बच्चे आप क्लास में टॉप करो तो आपको साइकिल दूंगा और आपको साइकिल की सख्त जरूरत है, तो आपका भले ही मन ना हो,
कक्षा में टॉप करने का या उन विषयों को इतना अच्छे से पढ़ने का, लेकिन आपको चाहिए साइकिल, आप साइकिल के लिए पढ़ेंगे। ठीक, तो यही बात इसमें बताई है कि बालकों में लक्ष्य के स्थान पर पुरस्कार की भावना का विकास हो जाता है, इसलिए ये इसकी हानि भी है। अन्य छात्रों में निराशा की भावना का विकास। अब भाई बार बार एक ही बच्चा टॉप किए जा रहा है, बाकी बच्चे देखते हैं उसको पुरस्कार मिल रहा है, उनके मन में निराशा की भावना आती है कि यार हम तो किसी काम के नहीं हैं, हमें क्यों पुरस्कार, हमें कभी पुरस्कार नहीं मिला, पता नहीं इसको ही मिल जाता है पुरस्कार, ये कुछ अलग करता है क्या, है ना। तो बाकी बच्चों के मन में निराशा भी आ जाती है। अगला क्या है हानि, तो शिक्षण के मुख्य लक्ष्य छूट जाते हैं, अर्थात वह ज्ञानार्जन के लिए नहीं बल्कि पुरस्कार के लिए सीखता है, तो ये भी इसकी क्या होती है, हानि होती है। तो अभी तक हमने क्या जाना दोस्तों, पुरस्कार के बारे में, पुरस्कार की विशेषताएं क्या होती है, प्रकार कौन से होती है, लाभ और हानियां होती है। अब हम जानेंगे दोस्तों अगला टॉपिक जो कि है हमारा दंड। ठीक है, अब हम जानेंगे दंड से संबंधित सारी जानकारी। दंड क्या है, दंड भी एक प्रेरक है, लेकिन कैसा, नकारात्मक। पुरस्कार कैसा था, सकारात्मक अभिप्रेरक था, लेकिन दंड कैसा है, नकारात्मक है। ये भी बाहरी प्रेरक है दंड भी, और पुरस्कार भी बाहरी प्रेरक था, ये भी आपको ध्यान रखनी है दोनों बातें। तो कैसा प्रेरक है दंड, दंड एक वह प्रेरक है जिससे बालक प्राप्त करने से बचने हेतु क्रियाशील होता है। ठीक है, वहां तो पुरस्कार को पाने के लिए क्रियाशील होता है बच्चा, लेकिन यहाँ प्रेरित होता है दंड से बचने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया अंतर, बहुत बढ़िया। दंड क्या करता है, बालक बालिकाओं के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है, जिसके माध्यम से छात्र अपनी इच्छा शक्ति के विरुद्ध भी कार्य करने लगता है, यानी उसकी इच्छा नहीं है उस विषय को पढ़ने की, लेकिन मास्टर जी के डंडे का डर है कि आते ही सूत देंगे, अगर विषय में जो होमवर्क दिया है वो पूरा ना हुआ तो उसकी मन नहीं करने का, लेकिन वो करेगा, डंडे के डर से करेगा, अपनी इच्छा शक्ति के विरुद्ध भी कार्य करेगा। किस लिए, उस दंड से बचने के लिए। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए एक नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आई बात। आपके भी कभी ना कभी स्कूल में जो एक अच्छा विषय आपको नहीं लगता, जो सबसे आपको लगता है कि भगवान बस इस टीचर से बचा लो मेरा भी था ऐसा बचपन में, मुझे भी एक टीचर को लेकर के बहुत मन में डर रहता था। लगभग 7th-8th क्लास तक मैं ऐसे ही उस सब्जेक्ट में बहुत वीक हुआ करती थी। मतलब ऐसा हुआ था कि मेरा स्कूल चेंज हो गया था, और वहाँ पर उन जो नए टीचर मुझे उस विषय के मिले, वो मुझे बिल्कुल उनका पढ़ाया समझ नहीं आता था। तो फिर क्या होता, अब वो जो समझाते मुझे समझ नहीं आता, बाकी मैंने ट्यूशन वगैरह कुछ लगाया नहीं था, तो मुझे अब उस सब्जेक्ट में मैं फिर वीक होती चली गई। हालांकि उससे पहले तक मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता था वो, लेकिन अब टीचर अच्छा नहीं मिला, या टीचर तो अच्छा था, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका या उनका जो भी वो पढ़ाते थे, तो उस विषय से मुझे विषय में भी डर लगने लगा और उन टीचर से भी। मैं प्रार्थना करती जिस दिन टेस्ट होता है, हे भगवान आज बारिश आ जाओ, छुट्टी हो जाओ स्कूल की, अगर स्कूल तक जाते जाते हे भगवान आज टीचर ना आए, आज सर का लेक्चर मिस हो जाए, कुछ ना कुछ करके। और बहुत बार ऐसा होता भी था, मेरी प्रार्थना पता नहीं कैसे, लेकिन कई बार बच जाती थी मैं ऐसे करके, हे भगवान आज टेस्ट चेक ना हो, तो वो तो बच गए। ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत किया है। हालांकि फिर बाद में सब्जेक्ट वो फिर से पढ़ना पड़ा, फिर मुझे उसमें सुधार करना पड़ा, कर लिया मैंने वो कैसे ना कैसे करके मैनेज। लेकिन ये याद आ गई ये चीज़ दंड से बचने के लिए, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट थे वो टीचर, बढ़िया सूंघते थे। आगे चलो, अब ये तो हो गई अपने बारे में बात, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। कभी कभी मैं ऐसा होती हूँ, नहीं तो जनरली मैं किसी भी टॉपिक से हटती नहीं हूँ। यहाँ पर इस क्लास में हम लोग देखेंगे रोशन महोदय के अनुसार। रोशन महोदय ने क्या परिभाषा बताई दंड की, चलो देखते हैं। इन्होंने कहा दंड अवांछित व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन होता है, यानी किसी भी इच्छा को जो कि नकारात्मक है, अवांछित है, उसको दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए एक दमनात्मक साधन का कार्य करता है क्या, दंड। ठीक है, तो अवांछित व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन होता है दंड। समझ में आई, अच्छी परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर
अगली परिभाषा है, ये थॉमसन ही है, ठीक है। तो थॉमसन महोदय के अनुसार अगली परिभाषा है कि दंड एक वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना को यहां पर क्या कर देता है, संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है। कोई अवांछनीय कार्य है तो उसके साथ किसी दुखद भावना को, दुखद अनुभव को जोड़ देगा कि अगर तूने ये कार्य किया तो इसका परिणाम ये मिलने वाला है, तो उससे संबंधित करके उसे दूर करने का प्रयास करता है दंड। ऐसा साधन है। समझ में आई बात? आगे बढ़े। दंड क्या है? दंड एक निषेधात्मक प्रेरणा है। इसका उद्देश्य कार्य विशेष के प्रति निषेध भाव उत्पन्न करने से होता है, कि बच्चे के मन में ऐसा भाव उत्पन्न करना कि ये कार्य नहीं करना है, अगर किया तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो बच्चा दंड से बचने के लिए वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब दंड के भी दोस्तों कई प्रकार होते हैं, कौन कौन से, चलो देखें। पहला है दोस्तों शारीरिक दंड, जो कि आजकल बैन कर दिया गया है। अच्छी भी बात है। बच्चे को कई बार ऐसा होता था कि अध्यापक अपने घर का, अपने परिवार का गुस्सा बच्चे पर निकाल देता था और बढ़िया उसकी कुटाई चलती थी स्कूल में, लेकिन ये अच्छा नहीं है। बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए बैठा कर। लेकिन अगर एक सीमा पार हो जाती है कि जब बच्चा माने ही ना, तो तब थोड़ा बहुत दंड दे सकते हैं, लेकिन आजकल वो भी नहीं दे सकते आप स्कूल में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बैन है शारीरिक दंड देना, आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा है दोस्तों आर्थिक दंड। अब आर्थिक दंड कौन सा होता है? आर्थिक दंड होता है जिस तरीके से आपके ऊपर, आपके साथ भी केस हुआ होगा कभी आपके स्कूल में, कि अगर लेट आने के लिए आपको फाइन देना पड़ता था 5 रुपए 10 रुपए, है ना। हमारे स्कूल में तो ऐसा प्रोसेस था कि अगर आप लेट होते हैं या छुट्टी करते हैं बिना बताए तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो वो कैसा दंड था? आर्थिक दंड। उस आर्थिक दंड से बचने के लिए हम डेली प्रेजेंट रहते थे, समय से स्कूल जाते थे। तीसरा है वैधानिक दंड। वैधानिक दंड या कानूनी दंड भी इसको कह सकते हैं, कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको कानून के दायरे में रहते हुए दंडित करना। चौथा है सामाजिक दंड। सामाजिक दंड, अगर बच्चा कोई ऐसा अपराध करता है ना, कोई ऐसी गलती करता है जो कि गंभीर है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो बार बार इस तरीके से भी इसको समाज से थोड़ा सा अलग करना भी सामाजिक दंड के अंतर्गत आ जाता है। कि अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई समाज के विरुद्ध जाकर के, जो हमारे नियम होते हैं, हमारी परंपराएं होती है, उसके विरुद्ध कोई कार्य कर दे, तो समाज उसे दंड देता है कि भैया इसका हुक्का पानी अब यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, बैठेगा नहीं, तो वो सामाजिक दंड हो जाता है। पांचवा प्रकार है मानसिक दंड, ठीक है। मानसिक दंड, मानसिक दंड कैसा होगा कि भैया जिस दंड में मानसिक पीड़ा उसको पहुंचे, गलती करने वाले को अपनी गलती का उसको एहसास हो, ठीक है, वो फील करे अपनी गलती, वो मानसिक दंड हो जाता है वहां पर। इसके अलावा दोस्तों छठा है मनोवैज्ञानिक दंड, ठीक है। तो ये 6 प्रकार होते हैं आपके दंड के। समझ में आई आप सभी को कौन कौन से प्रकार है? तो ये आपको नाम इसके ध्यान रखने हैं। अब हम आगे चलेंगे और लास्ट यहाँ पर बच जाता है आपके दंड के लाभ दोष। ये भी तो, इसके भी तो 2 पहलू है, दंड के लाभ भी होते हैं और दोष भी। लाभ क्या होगी भाई? अगर हमें किसी के व्यवहार में परिवर्तन करना है, हमें नहीं चाहिए उसका ये व्यवहार, वो गलत है, तो हम उसको दंड दे करके परिवर्तित कर सकते हैं, यानी व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है दंड के द्वारा। आपराधिक गतिविधियों में कमी की जा सकती है दंड के द्वारा, ठीक है। कोई अपराध किया किसी ने तो उसको दंड दे दिया, जेल में बंद कर दिया, सजा उसको मिली, फाइन दे दिया, तो वो आपराधिक गतिविधियां फिर से नहीं दोहराएगा। तीसरा है कक्ष में अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक होता है दंड। बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है दंड के द्वारा, ठीक है। ये सभी इसके लाभ है। हानि की बात करें तो दंड के दोष होते हैं क्या क्या, चलो देखते हैं। पहला है दोस्तों, दंड के माध्यम से बालक दंड के अभ्यस्त हो जाता है, जिससे उसका भय समाप्त हो जाता है। ये कैसे? आप मान करके चलिए, आप अध्यापक है, एक बच्चा है जो कि होमवर्क नहीं लाया करके आपने उसकी कुटाई कर दी, उसको चाटा मार दिया। अगले दिन फिर बच्चा कार्य करके नहीं लाया, आपने फिर उसको दंड दिया। अगले दिन फिर नहीं करके आया, आपने उसको दंड दिया। तो जब उसको लगातार पता चल जाएगा, उसके बच्चे के दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएगी कि अगर मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ
तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे दो चट्टू लग जाएंगे अध्यापक के हाथ के, ठीक है, गर्मा गर्म, उससे ज्यादा क्या ही करेगा एक अध्यापक, ठीक है। तो ऐसी भावना भी कई बार उसके मन में आ जाती है बच्चे के कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार लेगा, पीट लेगा, बस नहीं करता मैं होमवर्क, क्यों इतना दिमाग खराब करूं, होमवर्क करके दो डंडी लगवा के बैठ जाऊंगा शांति से, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए कई बार ऐसा होना चाहिए कि रेगुलर बच्चे को एक तरह से दंड ना दिया जाए जिससे उसका भय समाप्त ना हो, ये चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, कभी कभी बच्चे के संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है दंड देने से, ठीक है। उसके मन में या तो एकदम से ज्यादा डर बैठ जाएगा, वो स्कूल आना छोड़ देगा, या कोई भी ऐसा आप देख सकते हैं कि संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, कोई कोई बच्चा मार सहन नहीं कर पाता या एकदम से ज्यादा डर जाता है, चक्कर आके गिर जाएगा, ठीक है, तो आपको वो भी देखना है। तीसरा है, दंड का प्रभाव अस्थायी होता है। अब जब तक उसके हाथों में दर्द रहेगा, आपने दंड दिया, ठीक है, जब तक उसके हाथों में दर्द है उसको याद रहेगा कि भाई तूने ये गलती की थी तो मुझे दंड मिला। अब जैसे ही उसका वो दर्द खत्म हुआ, उसका प्रभाव खत्म हुआ, तो फिर भूल जाएगा, फिर सेम गलती, ठीक है। तो दंड का प्रभाव अस्थायी होता है। चौथा, बालक बालिकाओं में प्रतिशोध की भावना का विकास हो जाता है, जो कि सबसे खतरनाक है। ये कैसे, इसको समझो। आपने देखा होगा कई बार ऐसे केस सुनने में आते थे कि अध्यापक ने की एक छात्र की पिटाई और छात्र ने अध्यापक के कक्षा से बाहर निकलते ही शिक्षक को ही सूत दिए। सुनी है ऐसी खबरें, कई बार न्यूज़पेपर में भी आती थी। पहले जब अध्यापक किसी बच्चे को पीट देता था, थोड़ा बच्चा भी मान के चलो 10th 12th क्लास का, अब उसको टीचर ने कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, तो बच्चे ने क्या बोला कि मास्टर जी छुट्टी होने दो, जाओगे तो स्कूल के बाहर से ही, तब देख लूंगा, ठीक है। तो यानी बच्चे के अंदर प्रतिशोध की भावना का विकास हो जाता है दंड की वजह से, इसलिए भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इसके दोष है। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक अपना, दंड के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके नाम ध्यान रखना है आपको खास करके। पहला है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत यानी जब अपराधी को अधिक कष्ट देना हो तो कौन सा सिद्धांत यानी कौन सा दंड फॉलो करते हैं, प्रतिशोधात्मक, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा कार्य किया है किसी ने कि वो ज्यादा गलत है, तो उसको उसकी गलती फील करवाने के लिए उसको सेम वही ट्रीटमेंट दिया जाए, तो वो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहलाएगा दंड का। दूसरा है दोस्तों प्रायश्चित, उससे प्रायश्चित करवाना, उसने जो गलती की है, अपराधी ने कोई अगर गलती की है तो उसमें उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है दोस्तों सुधारात्मक दंड। अपराधी को सुधारने का इसमें मौका दिया जाता है, उसने कोई गलती की है तो उसी को कहेंगे उसको ठीक करो भाई, तो ये सिद्धांत है। चौथा है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। इसमें दोस्तों बदले की भावना पर आधारित ये दंड होता है। और पांचवा है निरोधात्मक दंड सिद्धांत। इसमें अपराधी को समाज से दूर कर दिया जाता है कि अगर किसी ने कोई ज्यादा ही भयानक अपराध किया है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, तो उसको क्या करेंगे, समाज से अलग ले जाएंगे, पृथक कर देंगे, या तो उसको जेल में डाल देंगे। और अगर उससे भी बदतर कोई काम किया है, कोई टेररिस्ट है, किसी ने कोई ऐसा काम किया है जो कि बहुत ही शर्मनाक है, तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ये निरोधात्मक सिद्धांत होता है। तो ये दंड को अपराध को दूर करने के लिए कुछ दंड के सिद्धांत होते हैं जो कि हमने देखे, और आई होप आपको समझ भी आए होंगे दोस्तों। अगर पसंद आई है सेशन तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पीटीएफ के लिए। और थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।